अभी हमने पिछली बार इक्विट जो आपकी एक्सियल लाइन है डाइपोल की, उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकाला था। और आपको ध्यान होगा हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एक्सियल लाइन कहते हैं। और इस पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू आ गई थी 2kPr/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। ये जो आपकी वैल्यू आ गई थी, ये थी हमारे पास डाइपोल के लिए। फिर हमने एक केस और किया था, r ग्रेटर देन a। चलिए यहां पर एक बात आपसे करते हैं। मान लीजिए r ग्रेटर देन a है, तो आपने 2kb/r³ कर दिया था। पर अगर r लेस देन a है, तो इस डेरिवेशन में क्या होगा जरा सोचिएगा। ये मैं आज की नहीं, कल की नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा वो क्या होगा। आइए जरा इसको पहले समझते हैं। दूसरी डेरिवेशन जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, जो हमारी ये वाली लाइन है जिसको आप एक्सियल कहते हैं, इसी का एक और नाम है एंड ऑन पोजीशन। ठीक, इसका एक नाम एंड ऑन पोजीशन भी है, END, एंड ऑन, ये एक और नाम है एक्सियल लाइन का। लेकिन हम मोस्ट कॉमन इसका एक्सियल लाइन इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा हमारे पास अब आता है इसकी इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं? इसके सेंटर से आपने एक स्ट्रेट ये लाइन खींच दी, ये डॉटेड लाइन है। ये जो लाइन बनी इस पॉइंट पर, ये इक्वेटोरियल लाइन बन गया इसका। दिस इज नाउ इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। अगेन ये चार्ज Q है, ये चार्ज माइनस Q है, वैल्यू में वही लिखूंगा, माइनस प्लस तो आपके पास है ही। ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस सेंटर से नापा गया डिस्टेंस r है। ये हमारी पुरानी चीजें ही है, चलेगी। डिस्टेंस अपने सेंटर से नापना। आप जरा इस पर सोचते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, डेरिवेशन का मतलब यूज साइंस प्रिंसिपल्स, फिजिक्स प्रिंसिपल, फिर मैथमेटिक्स, दैट्स ऑल। आप इस पॉइंट के ऊपर ध्यान रखो, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये है। अब हम एक काम करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। लेट्स जॉइन दिस लाइन, ऐसे ही इस लाइन को जोड़ देते हैं। ये अब मैंने इसको जोड़ दिया। अब ध्यान देना, हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर ये वाला चार्ज क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज है और आपको मैंने बताया बाय डिफॉल्ट जिस चार्ज को आप रखते हैं वो पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों के बीच में होनी है रिपल्शन। तो यहां पर ये क्या करेगा? ये इसको इस तरह रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये E ड्यू टू पॉजिटिव यहां आ जाएगा। क्लियर? ये चार्ज नेगेटिव है, ये इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये वाला E-। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KQ डिवाइड बाई R²। अब यहां पर सोचिए, पॉजिटिव का फील्ड बड़ा होगा या नेगेटिव का? पॉजिटिव का या नेगेटिव का? सोचिए जरा, ध्यान में आया? चलिए मैं आपको याद करा दूं, आपने निकाल लिया हो तो बहुत अच्छा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। R दूरी दोनों की बराबर है। इस चार्ज से इसका डिस्टेंस, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस बराबर है। तो बेसिकली जो मेरे पास R² वो है क्या? वो है KQ डिवाइड बाई R² प्लस A²। ये मैंने जनरलाइज R था, क्योंकि इस केस में R की वैल्यू क्या है? ये वाला R² प्लस A²। काम करते इसको बड़ा R लिख दे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये हमारे पास वैल्यूज की आ गई, समझ रहे हैं? अब दोनों फोर्सेस बराबर हैं। अब हम एक काम करते हैं, मतलब अब यहां के बाद आपका प्योर मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। प्योर मैथमेटिकल वेक्टर है, दो वेक्टर है, एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन उधर है। हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, बिल्कुल आसान। अब आपके पास दो तरीके हैं, मैं आपसे दोनों तरीकों को डिस्कस करूंगा।
फॉर्मूला। एक तो हम चलते हैं पुराना सिंपल तरीका जो हमारे पास था डेरिवेशन का, जो आपको मालूम है फॉर्मूला आपके पास था आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ पी क्यू कॉस थीटा। ठीक, पुराना फॉर्मूला हमने किया हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, बड़े आराम से हम लोग इस एंगल को थीटा अल्फा कहते हैं, अल्फा। तो ये भी अल्फा हो गया और ये पूरा क्या बन गया, आपको पता है 180 माइनस 2 अल्फा ये बन जाएगा, विच इज थीटा इन दिस केस। अल्फा ये है, अल्फा ये पूरा बन जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब आप यहां देखिए मैग्नीट्यूड वाइज हम यहां क्लियर कर लेते हैं कि E प्लस का मैग्नीट्यूड और E माइनस का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है, ये हमने डिस्कस कर लिया। हम दोनों को E लिख देंगे। और मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, नेट E, यहां पर आर नेट रिजल्टेंट क्या आएगा E, दैट इज गोइंग टू E स्क्वायर इक्वल्स टू E स्क्वायर प्लस, इसको E नेट कर देते हैं, E नेट E स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ E इंटू कॉस ऑफ कितना वैल्यू है आपके सामने 180 माइनस 2 अल्फा, कॉस 180 माइनस 2 अल्फा। जो मैथ्स के बच्चे हैं अदरवाइज इनको पता होना चाहिए कॉस 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है, माइनस कॉस 2 थीटा। तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी E स्क्वायर, ये 2 E स्क्वायर कर देते हैं यहां पर, और माइनस 2 E स्क्वायर कॉस 2 अल्फा। इसमें से आपने E स्क्वायर का 2 E स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। जो लोग मैथ्स वाले हैं उनको मालूम है 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो उसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। जिनके पास मैथ्स नहीं है वो लोग रट लेंगे इसको, 2 E स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये क्या बन गया, अब इसकी पूरी वैल्यू देखो क्या बन गया, 4 E स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो E नेट इसका क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, विच इज 2 E साइन अल्फा। हमने अल्फा ये लिया, आइए साइन अल्फा क्या बचेगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। सो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, विच इज गोइंग टू बी 2। पहले E की वैल्यू पुट करते हैं, K Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या हो जाएगा, ये ए हाफ एंगल परपेंडिकुलर ए हो जाएगा, और ये डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। इसको जैसे आपने सिंप्लीफाई किया 2KQA बन गया, विच इज P। ध्यान रखिए 2KQA क्या बन गया, P। तो मैं लिख सकता हूं इसको P K डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इस केस में अगर हम वो स्पेशल केस निकालें आर ग्रेटर देन ए वाला, तो देखिए क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, आर स्क्वायर ओनली, तो बन जाएगा के पी बाय आर क्यू। आपकी ये एक स्ट्रेट अवे डेरिवेशन है, पर कुछ लोग जिनको ये फॉर्मूला क्लियर ना हो, मैं उन लोगों को ये वाली चीज आपको जो रिजॉल्व करने से है उससे भी आपको अभी कराता हूं। पहले आप इसको देख लीजिए, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब जहां पर एक्सियल लाइन आपने करी थी, आपको याद होगा एक्सियल में 2kp बाय आर क्यूब आया था शॉर्ट डाइपोल के लिए। हम हमेशा ये वाला केस कहने का मतलब होता है शॉर्ट डाइपोल। तो उस केस में 2kp बाय आर क्यूब, इसमें kp बाय आर क्यूब, मतलब एक्सियल लाइन का इलेक्ट्रिकल फील्ड इस न्यूट्रल लाइन से इक्वेटोरियल लाइन से, इसका नाम न्यूट्रल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन है, ब्रॉड ऑन है, तीनों इसी के नाम है। वो एंड ऑन है या एक्सियल है। तो उसके इस वाले केस में इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्सियल में डबल आता है, इसका हाफ आता है। आई प्रेज्यूम यहां तक आप समझ गए हैं। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को रिजोल्यूशन के तरीके से बताऊंगा। अच्छा, वैसे दूसरे तरीके से अगर आप चाहो तो ये एंगल और बीच का नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगा, इधर ही आएगा, इस डायरेक्शन, यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव इधर आएगा, इस डायरेक्शन में।
सो इट विल बी पैरेलल टू दिस। ये जो पैरेलल डाइपोल मोमेंट की लाइन है उसके रादर टेक्निकली कहा जाए तो एंटी पैरेलल, क्योंकि वो इधर है, ये इधर। क्लियर? अब मैं जरा इसको उड़ा देता हूं ताकि मैं आपको रेजोल्यूशन के मेथड से भी ये क्वेश्चन करके दिखा सकूं। आइए हम क्या करेंगे, इतने हिस्से को यहां पर रिजॉल्व खत्म कर देंगे। आइए अब मेरे पास जो केस बना, अब यहां देखिए, मैं इसको मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं इसको स्ट्रेट अवे यहां पर करूंगा। ये एंगल देखिए, मैंने इसको रिजॉल्व कर, मेरे पास एक्चुअली हो क्या गया, यहां देखिए हो क्या गया है। एक मेरे पास ये वेक्टर है E माइनस, एक ये वेक्टर है E प्लस। अब ये एंगल देखिए, ये अल्फा था तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अब हमारे पास एक्स एक्सिस से दो वेक्टर बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे आ रहा है। हमें क्या करना है, रेजोल्यूशन में आप जानते हैं हम क्या करते हैं, रिजॉल्व हर एक की एक ही डायरेक्शन में करते हैं। तो हम लोग इस ई को रिजॉल्व करते हैं। अब ये 90 माइनस अल्फा है, इस वजह से हमारे पास अगर मैं ई माइनस को रिजॉल्व करता हूं, देखिए क्या आएगा, इधर आ जाएगा ई कॉस 90 माइनस अल्फा, इसको मैं लिखूंगा ई साइन अल्फा, और इधर मैंने ऊपर ले लिया, ये बनेगा ई साइन 90 माइनस अल्फा, ये बन जाएगा ई कॉस अल्फा। ऐसे ही इसको नीचे वाले को मैं रिजॉल्व करूं, ये मैंने ई माइनस को कर दिया, चलिए अब क्लियर भी कर दिया। ई प्लस, इसके भी दो टुकड़े हो जाएंगे, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये क्या हो जाएगा, ई प्लस कॉस अल्फा, और ये आएगा ई प्लस साइन अल्फा। अब वेक्टर में आप देख सकते हो y वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये इसके बराबर है और e प्लस ई माइनस दोनों यहां पर बराबर है। इधर क्या बच गया, e साइन अल्फा, इधर क्या बच गया, e साइन अल्फा। तो मेरा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर बनेगा e नेट 2e साइन अल्फा, और इसके आगे तो वही काम है, ट्वाइस e की वैल्यू आपको पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और साइन अल्फा आपको पता है a डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसको हम लोग 2kp डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें हमारे पास क्या रही, ये दोनों देखिए मेथड थे, असल में डेरिवेशन वही की वही आएगी, उसकी वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी। अब मैंने आपसे कहा था पहले वाले केस में और इस वाले केस में, दोनों में आपने चर्चा करनी है कि r लेस देन a में क्या होगा। ये दोनों केस हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या लिखा, r ग्रेटर देन a, और एक कर दिया था 2kp/r। अब आपने क्या करना है, इसको समझ करके r लेस देन a वाला क्वेश्चन आपने मेंटली पूरी तरह सॉल्व करना है, ताकि अगली क्लास में मैं आपसे वो चर्चा करूं। अब इसके बाद सवाल यह आता है, हमने देखिए क्या क्या कर दिया, हमने दो चार्जेस के बीच की फोर्सेस के बारे में हमने बात कर ली कि चार्जेस हैं तो क्या फोर्सेस लगी, वो हम बात कर चुके। आइए, तो हमने डेरिवेशंस की बात करी, इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लिया, उसकी वजह से अब एक और थ्योरेटिकल टर्म की बात करते हैं जिसका के नाम है इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब ये है क्या, देखिए इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स को देसी भाषा में आपको समझना हो कि अगर एक चार्ज को कहीं रखा जाए तो फील्ड का मतलब क्या होता है, फील्ड का मतलब ये होता है उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी, और जो फोर्स लगेगी आपने समझ रहे हैं, फोर्स लगेगी तो वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो किसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा या फोर्स लगेगी, जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लगेगी वो उस जगह पर डायरेक्शन बना देगा। ठीक, अब ऐसे ही आसपास की बहुत सी जगहों को लेकर के वो डायरेक्शन क्या बन रही है उसको हम लोग अगर एक कर्व की फॉर्म में या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बना देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल लाइन ऑफ फोर्स होता है। आइए पहले मैं आपको इसका टेक्निकल डेफिनेशन बता दूं, इसका नाम है इट इज द
स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ, अब कर्व्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इट इज द स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड पाथ टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट gives the instantaneous direction of electrical force on +1 कूलम चार्ज, या दूसरी लाइन में हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन और कर्व टेंजेंट टू विच गिव्स द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। फील्ड तो हमने डिफाइन ही वो किया था, जहां पर आपने +1 चार्ज रखा उस पर क्या फोर्स लगेगी, उसी का नाम है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बात करिए। अब इसको बनाना बहुत सिंपल है, देखिए बनाएंगे तो आप थोड़ा सा सीख जाएंगे अपने आप। आइए देखो, मान लो मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा, और मेंटली हम बात करते हैं कि अगर मैंने यहां पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज रख दिया तो वो टेस्ट चार्ज, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज होना ही पॉजिटिव है, तो कहां जाएगा वो, इसको इधर धक्का मारेगा। अगर मैंने यहां पर दोबारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो वो क्या करेगा, इधर धक्का मारेगा। इनफैक्ट ये पूरी लाइन मैं खींच दूंगा रेडियली, ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बन गई इस चार्ज। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड्स की लाइन होती थी, आपको याद होगा। आप जहां जाओगे इसको ऐसे बना दो। अब यहीं पर एक बात का ध्यान रखना, अगर बाई चांस ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपका काम हो गया, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसमें रिपल्शन होनी है। बाई चांस आपने यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्या फर्क होगा, सब फर्क सिर्फ इतना आएगा बेटा कि इसका एरो अंदर कर दोगे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि आप जहां पर भी यहां पर चार्ज रखिए, किधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अंदर की तरफ, और आपकी डायरेक्शन किससे डिफाइन होती है, पॉजिटिव चार्ज से। आपका ये बन जाएगा इस तरह, बस इतना ही फर्क है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं पर देख करके 2-3 इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं डिस्कस करके फिर आपको बनाना भी सिखा देता हूं। सबसे पहली चीज, ये पॉजिटिव चार्ज से बाहर तरफ निकलता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गोज अवे, एंड फॉर अ नेगेटिव चार्ज इट एंटर्स इनटू, सो इट इज लीविंग द पॉजिटिव चार्ज एंटरिंग इनटू नेगेटिव चार्ज। अब इसी तरह एक बात और समझिए, मान लो 2 चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव, इससे आप और क्लियर समझेंगे। हम क्या करते हैं, यहां पर अपन लोग एक डाइपोल बना देते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो उसको धक्का इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, और यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव धक्का मारेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो ये पूरी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसी बन जाएगी। तो यहां से पॉजिटिव चल के तो देखिए, अब थोड़ा ऊपर बात करते हैं, मान लो इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको ऊपर धक्का मारेगा, ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, हालांकि फोर्स बहुत छोटी होगी क्योंकि दूर बहुत है, तो ये इसका नेट रिजल्टेंट समवेयर यहां आएगा, ये यहां से चल के यहां पर। अब मान लो ये बॉडी यहां पहुंच गई, अब यहां पर पहुंच गया तो क्या होगा, दोनों फोर्स ऑलमोस्ट बराबर बन गई, इसकी यूं जाएगी, इसकी यूं जाएगी, नेट क्या बनेगा, यूं। अब हम इसको हटा देंगे और नेट ही बनाएंगे, ये बन गया। ये आप समझ सकते हो, ये एरो इधर बनेगा बेटा ऐसे, ये हमारे पास लाइंस बनती है, ऐसे बनती जाएंगी, ऐसे बनती जाएंगी एरो में, और इधर हम भाग जाएंगे, इधर तो इधर भाग गए, हमें कुछ करना ही इधर। और यहां पर इधर से घुसेंगी, इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बन जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बनाने का तरीका बन गया। अब किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचे, मान लीजिए मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचता हूं, इस पॉइंट पर, तो क्या बन रहा है ये, तो क्या कहना चाहता है, इस पॉइंट के ऊपर नेट फील्ड ए वाली बनेगी, बस ये बताना चाहता है। सो टेंजेंट इस पर हमेशा ये बताएगा कि नेट फील्ड की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से चलेगा नेगेटिव पे जाएगा, पहली बात। उसके बाद जो पुराने समय में था ना, शुरू में वो क्या था,
वो इलेक्ट्रिकल फील्ड को बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पर यूनिट एरिया। अब है क्या, देखिए, अगर मैं आपको स्केलिंग, वो हमारी डेफिनेशन हट गई। हट क्यों गई? मान लीजिए ग्राफ बनाना है आपने और मैंने, तो हम दोनों के ग्राफ की स्केलिंग आपकी अपनी है, मेरी अपनी है। एक स्केल आप बनाओगे, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर में 4 लाइन बनाऊंगा, आपने 1 सेंटीमीटर में 1 लाइन बनाऊंगा, तो आपके मेरे ग्राफ में लाइनें अलग अलग बन जाएंगी। लेकिन ये बात पक्की है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उसकी फील्ड जरूर बताएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो इसके लिए मान लीजिए कहीं पर एक फील्ड लाइन बनी हुई है, इधर देखिए, कैसे पता लगेगा ये बता रहा हूं। ये देखिए, अगर मैं इसको काट देता हूं और हम वही पुराने वाले फील्ड लाइंस पे आते हैं, अब देखो ये फील्ड लाइन कहां बनेगी, ये बना दी मैंने यहां, देख रहे हैं, अब ये बना दी मैंने, ठीक। अब इसको मैंने यहां काटा, इतना बड़ा सर्कल, कोई भी से, और यहां लिखा। आप क्या देख सकते हैं, इसमें से तो 1-2 लाइनें जा रही हैं और इसमें से 4 लाइनें जा रही हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड यहां पर स्ट्रॉन्ग हो गया। ये पुराने समय का टैक्टिक्स था, लेकिन आज भी ये पक्का है, जहां पर फील्ड लाइन ज्यादा है वहां फील्ड ज्यादा है, जहां फील्ड लाइन्स कम है वहां फील्ड कम है। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो थ्योरेटिकल सवाल में आता है, कि कोई भी 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फील्ड लाइन है, देखिएगा ध्यान से, ये है, और यहां पर एक ये बना दी मैंने, 2 फील्ड लाइन बना दी, देखिए ये फील्ड लाइन क्या बताती है कि इस पॉइंट पर चार्ज रखोगे इसको यूं जाना चाहिए, ये कहती है यूं जाना चाहिए। तो किसी भी वेक्टर की 2 डायरेक्शन तो नहीं हो सकती ना, हमने तो नेट ही निकालना है। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तीसरी प्रॉपर्टी, एक और बात अगली, अगर मेरे पास फील्ड लाइंस, अब यहां पर एक शब्द आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखिए फिजिक्स में हमारे पास जब जब शब्द आता है रेट, रेट का क्या मतलब होता है? रेट का मतलब होता है उस क्वांटिटी को आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज स्टडी कर रहे हैं पूरी फिजिक्स में। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट शब्द है आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शब्द है आपके पास एक्सेलरेशन के लिए, ऐसे ही। इसी तरह दूसरा शब्द है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है? आप किसी चीज को डिस्टेंस वाइज बदल रहे हैं, डिस्टेंस के कंपैरिजन में, उसका डिस्टेंस के कंपैरिजन कैसे वेरी कर रहा है। तो यूनिफॉर्म शब्द वहीं पर आता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपने क्या कहा था, आपको याद होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम, है ना। इसी तरह यूनिफॉर्म फील्ड क्या है? एक पूरे इलाके में फील्ड यूनिफॉर्म, मतलब उस पूरे इलाके में इलेक्ट्रिकल फील्ड कांस्टेंट है। अब ये हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड का मतलब होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, और अगर एक वेक्टर क्वांटिटी, मान लीजिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ए है, किसी पॉइंट पर फील्ड बी है, मैंने कहा दोनों फील्ड बराबर हैं, बराबर का मतलब दोनों वेक्टर बराबर है, और दोनों वेक्टर बराबर का मतलब आप समझ सकते हैं सीधा, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। इसलिए यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करने का तरीका होता है ये, ऑल पैरेलल लाइंस एंड इक्वल वेक्टर्स, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा? किताबों में जो नॉन यूनिफॉर्म दिखाया होता है ऐसे दिखाया होता है, ऐसे, जैसे यहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली आपको बताऊं, टेक्निकली ये वाला भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ये वाला भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से एक चीज बदल दीजिए, वो चीज सेम नहीं रहेगी ना, तो हमारे पास इसका नाम है यूनिफॉर्म फील्ड, और ये है नॉन। एक बात आप याद रखिएगा कि अकेला चार्ज कभी भी, जैसे आप सुनिए, अर्थ के चीज को देखिए, अर्थ के ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है? स्मॉल जी की अर्थ के ग्रेविटी से पुल की डायरेक्शन क्या है? असल में अर्थ के पुल की डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ है। अगर मान लीजिए ये मेरे पास अर्थ है, तो इसके ऊपर मेरा पुल इस तरह जाता है, इस तरह, लेकिन
हम जब अर्थ का एक टुकड़ा लेंगे, जैसे मैं जिस जगह पे भी आप खड़े हैं वो तो हल्का सा है, इतना सा है, उसके लिए तो सारी लाइनें लगभग यही सेम आ रही है। तो इसलिए अर्थ के लिए हम क्या बोल देंगे, ये देखने में तो ये ऐसे लगेगा ना इस सरफेस का, तो देखने में भले यूनिफॉर्म फील्ड है, क्यों? क्योंकि हमने छोटे हिस्से को लिया है। जैसे अर्थ स्फीयर है, लेकिन अगर आप एक हिस्से को लेंगे इट्स ऑलमोस्ट अ प्लेन सरफेस। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल के चक्कर में आप याद रखिए, आइडियली तो चार्ज पार्टिकल कभी भी यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बना सकता, बट स्पेसिफिक टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी चार्ज की होती है, वो इस टाइप का फील्ड बना सकता है। तो आज हमने ये भी स्टडी किया कि यूनिफॉर्म फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। इसके बाद अगली चीज मैं आपको एक और बताऊं, हमारे पास एक वर्ड आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए, हमने आपको बताया चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और आपको पता है कि एक कूलम के अंदर आप जो Q इक्वल N का फॉर्मूला हमने किया, आपको पता है चार्ज क्या था हमारे पास, शुरू में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया N इंटू E। अगर मैं इसको 1 कूलम करूं और E को 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 करूं, तो एक कूलम में कितना चार्ज आएगा, 1 डिवाइड बाई 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19, जो कि आता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब एक कूलम में 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम में। अब इतने सारे, मान लीजिए मैंने किसी बॉडी को, अब हमने आपको बताया कि एक कूलम चार्ज बहुत ही बड़ा है। प्रैक्टिकली हम स्टडी करेंगे माइक्रो कूलम, सबसे ज्यादा माइक्रो में 10 टू द पावर -6, तो इसको देखोगे 10 टू द पावर -6 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर भी दे तो ये 10 टू द पावर 12 आ जाएगा। अगर आपने नैनो ले लिया 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, पीको भी ले लिया तो 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो 10 टू द पावर 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं एक जगह पर, 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, चाहे वहां से निकाल लिए गए हैं चाहे वहां सरप्लस दे दिए गए, दोनों केस में आप समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे क्या वो आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ऑब्वियसली दे विल रिपेल। अब रिपेल करेंगे तो वो एक दूसरे के पास पास तो नहीं रहेंगे, जितनी पॉसिबल दूरी है उतना दूर जाकर वो रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज हमेशा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चार्ज में 3 टाइप की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक होती है जिसको हम लोग कहा करते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक लंबी लाइन है, वायर है लंबी सी, इसमें कुछ चार्ज है, हम बोलेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा, इसका नाम है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसके बाद एक शीट ले लीजिए आप, इसमें चार्ज अपॉन एरिया, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं, ये सिग्मा की ना थोड़ा नीचे होता है यार ये, तो ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया। इसी तरह अगर आप एक वॉल्यूम ले लीजिए 3D में और उसमें आपने चार्ज रखा है तो क्या होगा, आप देखिए इस वाले को हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको डिनोट करते हैं उसी शब्द से जो डेंसिटी वाला होता है, ये इसका नाम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज आ जाएगा, मान लो मैंने डीएल लेंथ ले लिया तो चार्ज आएगा लैम्डा इंटू डीएल। इसका मैंने छोटा सा एरिया डीए ले लिया, इसमें चार्ज आएगा सिग्मा इंटू डीए। इसमें मैंने छोटा सा वॉल्यूम ले लिया तो चार्ज क्या आ जाएगा, रो इंटू डी। इनकी वेरियस डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने यूज करना है और इस वजह से मैं आपको बता रहा था इनकी वैल्यूज हमारे पास बार बार काम आती है। तो अब हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड के डाइपोल की दोनों डेरिवेशन, यूनिफॉर्म फील्ड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप ध्यान दीजिए, जब आपने डाइपोल की डेरिवेशन करी तो किया क्या है, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही तो किया, क्योंकि 2 चार्जेस थे, आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को इस्तेमाल ना किया और तो आपने कुछ नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, इन चीजों को यहां तक आप समझ लीजिए अच्छी तरह, कूलम्स लॉ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इतनी चीजों को, परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इतनी चीजों को मन में गढ़ लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने अगली क्लास में क्या करने वाला हूं, यहां तक
के आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप देखिएगा यहां तक के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको नीट के क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, जेई के भी कर दूंगा। अगर आपने फंडामेंटल क्लियर कर लिया है आपको उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, कुछ की लिस्ट में आपको दे दूंगा, आप अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, देयर इज नो इशू, हम वो कर पाएंगे। तो अब नाउ वी आर फिट टू डू सर्टेन क्वेश्चन ऑफ नीट पहले करेंगे, फिर जेई करेंगे, फिर एडवांस के भी कर देंगे। एक बार अब हमने इस टॉपिक को यहां तक कंप्लीट कर लिया, अब हमने इसके न्यूमेरिकल्स को करना है। आई प्रिज्यूम आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। ऑल राइट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।